हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंस में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया। अब देखो, रियल नंबर चैप्टर के आगे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर होंगे ना, उसमें कई बार मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल वाले लेक्चर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करता हुआ दिखूंगा। यानी ये जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में चीजें सिखाई ना, वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको इस्तेमाल होती हुई दिखेंगी। इसी वजह से वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस लेक्चर को सारे स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है और उसमें बताई गई बातों को याद रखना है, क्योंकि वो आपको आगे यूज होंगे इस चैप्टर में और हो सकता है मैथ्स में आगे भी यूज हो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर, अब यहां पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें मैं बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो आज मैं क्या करूंगा, आज के दिन का जो आखिरी वीडियो होगा वहां पे स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के सिलेबस रिडक्शन पे हम पूरी बात करेंगे कि क्या क्या हट गया है, क्या क्या बचा हुआ है, तो हमारी स्ट्रैटेजी में, हमारी तैयारी में क्या चेंज आएगा, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हर चीज बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आज बात होगी क्लास 10 की, इसी तरीके से अगले दिन क्लास 9 की, फिर 11th की, फिर 12th की। क्लियर है? यानी हर एक क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस रिडक्शन को बहुत अच्छे से एक एक लेक्चर में हम डील करेंगे। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, ये सारी चीजों पे यहां पे हम बात करेंगे। ये क्लियर हुआ? अब देखो, आप कहोगे सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताने से पहले आपने कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया। तो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने के लिए कुछ चीजें पहले पढ़ना जरूरी है और उनमें से एक चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको ढंग से समझ में आ जाए, उसके लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। इसी वजह से पहले इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम उस थ्योरम की बात करेंगे। ये क्लियर हुआ? यानी कि सर इस लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है और किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे और आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। यानी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसको अगर आप ध्यान से सुनते जाओगे तो आपको अपने आप पूरे के पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चीजें समझ में आ गई? अब यहां बोर्ड पे देखो, आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा 8 और मैंने आपसे पूछा कि इस 8 के फैक्टर मुझे बताओ क्या क्या होंगे। तो देखो आपका जवाब क्या आएगा। आप कहोगे सर 8 का फैक्टर 1 हो सकता है, 8 का फैक्टर 2 हो सकता है, 8 का फैक्टर 4 हो सकता है, 8 का फैक्टर 8 भी हो सकता है। यही जवाब दोगे आप? अब यहां पे मेरी बात को सुनो। अब अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करूं, यानी इन 4 फैक्टर्स की बात करूं, तो इसमें भी मुझे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर? तो 2 एक प्राइम नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है। 1 के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 1 मुझे पता है ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। इतनी चीज ऑब्जर्व हुई सर। अब देखो, यानी कि सर एक नंबर का जो फैक्टर निकल के आएगा ना, इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक नंबर का जो फैक्टर निकल के आएगा, वो फैक्टर एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, वो फैक्टर एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और वो फैक्टर 1 भी हो सकता है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। यानी अगर किसी नंबर का फैक्टर निकल के प्राइम नंबर आता है, अगर किसी नंबर का फैक्टर एक प्राइम नंबर होता है, तो ऐसे फैक्टर को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्या मैंने कहा? अगर किसी नंबर का एक फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर प्राइम नंबर होता है, तो ऐसे फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। यानी कि इस केस से अगर इस चीज को हम समझे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 8 का एक फैक्टर है और 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 2 8 का एक प्राइम फैक्टर है। क्या मैंने कहा? 2 8 का एक प्राइम फैक्टर है। इसी तरीके से एक नंबर के फैक्टर सर कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। यानी कि सर यहां से एक और बात मैं समझ सकता हूं, क्या कि अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर एक कंपोजिट नंबर हुआ, अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट नंबर हुए, तो ऐसे फैक्टर्स को हम कंपोजिट फैक्टर्स कह देते हैं। यानी इस चीज को इस एग्जांपल से समझे तो क्लियरली दिख रहा है सर 8 के 2 फैक्टर हैं, 4 और 8। बिल्कुल है, 4 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि 4 और 8 जो है वो 8 के कंपोजिट फैक्टर्स है। क्या है वो? 8 के कंपोजिट फैक्टर्स है। ये समझ में आया? यानी इस एग्जांपल से आपको प्राइम फैक्टर का मतलब और कंपोजिट फैक्टर का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। यानी एक नंबर के फैक्टर सर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है।
तो अगर किसी नंबर का फैक्टर एक प्राइम नंबर हुआ तो ऐसे फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कह देते हैं। अगर किसी नंबर का फैक्टर एक कंपोजिट नंबर हुआ तो ऐसे फैक्टर्स को हम कंपोजिट फैक्टर्स कह देते हैं। ये क्लियर हो गया? अब ये डिटेल क्लियर हो गई है तो अब एक और छोटा सा एग्जांपल देखो। अब वो और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाने वाला है। तो अब ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनो। आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा 18 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस 18 को मैं कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो देखो आपका जवाब क्या क्या हो सकता है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इस 18 को मैं 2 into 9 लिख सकता हूं। सही बात है, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसी 18 को मैं 3 into 6 लिख सकता हूं। सही बात है, आप 18 को 3 into 6 भी लिख सकते हो। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे सर कि इसी 18 को मैं 3 into 3 into 2 भी लिख सकता हूं। सही बात है, आप सर 18 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां से क्या समझ में आया सर? एक नंबर को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक नंबर को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनो मेरी। मान लो मैं अपने नंबर को इस तरीके से 3 वे में अगर एक्सप्रेस कर रहा हूं तो तीनों वे में, तीनों के तीनों वे में, यानी मैं पहले की बात करूं, दूसरे की या तीसरे की, तीनों के तीनों वेज में मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व हो रही है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर? तो अगर मैं अपने नंबर को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मान लो सबसे पहले मैंने 18 को 2 गुने 9 लिखा। तो यहां पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया सर कि जब मैं 18 को 2 into 9 लिख रहा हूं तो इस कंडीशन में 2 और 9 दोनों के दोनों क्या है? 18 के मेरे फैक्टर हैं। यह बात समझ में आई? सर अगर मैं 18 को 2 into 9 लिख रहा हूं तो इस केस में 2 और 9 दोनों के दोनों 18 के फैक्टर हैं। फिर से आगे गए सर, 18 को मैं 3 into 6 भी लिख सकता हूं। अगर मैं 18 को 3 into 6 लिख रहा हूं तो यहां पे भी वही बात ऑब्जर्व कर रहा हूं सर। क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 3 और 6 दोनों के दोनों क्या हैं? 18 के ही फैक्टर हैं। यहां पे फिर मैं और नीचे जाऊं तो फिर से क्या देख रहा हूं सर? 18 को मैं 3 into 3 into 2 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता था, और अगर ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं तो फिर से सर मेरे पास 3 है और 2 है, और ये 3 और 2 ये भी दोनों के दोनों क्या है? 18 के ही फैक्टर है। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ सर? एक नंबर को मैंने कई सारे वेज में एक्सप्रेस किया और उस वे में जो नंबर अपीयर होके आ रहे हैं वो नंबर क्या है? 18 के फैक्टर है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 वेज को देखकर आप मुझे बताओ कि 18 के क्या क्या फैक्टर आपको दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर इसको देख के मुझे 18 के फैक्टर जो दिख रहे हैं वो है 2, वो है 3, वो है 6, वो है 9। इसका यह मतलब नहीं है कि 18 का फैक्टर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 18 के और भी फैक्टर होंगे। बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कि सर 18 का एक फैक्टर 1 भी हो सकता है, 18 का एक फैक्टर 18 भी हो सकता है। मैंने आपको कहा इसको देखकर 18 के क्या क्या फैक्टर दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर इसको देखकर 18 के मुझे ये सारे फैक्टर्स यहां पे दिख रहे हैं। अब यहां पे अब दूसरी बात को समझने की कोशिश करो। अब ये जो फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को थोड़ा देखने की कोशिश करो और जज करने की कोशिश करो। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखो सर, जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि सर 2 18 का एक प्राइम फैक्टर है। सर इसमें जो 3 है वो भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि सर 3 18 का एक प्राइम फैक्टर है। सर इसमें जो 6 है वो क्या है? एक कंपोजिट नंबर है सर, यानी कि 6 18 का एक कंपोजिट फैक्टर है। अगेन सर जो 9 है वो क्या है सर? तो 9 एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि सर 9 18 का एक कंपोजिट फैक्टर है। यह क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके सामने मैं 16 का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? अब अगर आपके सामने मैं 16 का एग्जांपल लेता हूं तो फिर से मैं 16 को देखो कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं 16 को कह सकता हूं सर 8 into 2। सही बात है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी 16 को मैं सर 4 into 4 भी बोल सकता हूं। सही बात है, आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। इसी 16 को सर 2 2 4 2 8 2 16, 2 into 2 into 2 into 2 भी लिख सकता हूं मैं। सही बात है सर, तीनों के तीनों तरीके सही हैं 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब फिर से यही पूरी कहानी यहां पे दोहराओ। क्या दिखेगा सर? आपको यहां पे यह ऑब्जर्व होगा कि जब मैं अपने 16 को इन तरीकों से लिख रहा हूं तो किसी भी तरीके की मैं बात कर लूं उसमें जो संख्याएं मुझे दिख रही है ना, वो संख्याएं और कुछ नहीं, इसी ओरिजिनल नंबर 16 के फैक्टर्स है। देखो यहां पे क्या दिख रहा है सर? 16 को 8 into 2 लिख सकता हूं। 8 और 2 दोनों के दोनों 16 के फैक्टर्स हैं। सर 16 को 4 into 4 लिख सकता हूं और मुझे पता है सर 4 16 का एक फैक्टर है।
अगेन सर 16 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं और मुझे यह भी पता है सर 2 भी 16 का एक फैक्टर है। तो फिर से क्या दिखा सर, इसको देख के अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसमें क्या क्या 16 के फैक्टर दिख रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर मुझे 2 दिख रहा है, मुझे 4 दिख रहा है, मुझे 8 दिख रहा है। मतलब इसको देख के मुझे ये 3 फैक्टर 16 के पता लग रहे हैं सर। अब इन फैक्टर्स में भी मुझे क्या दिख रहा है सर, 2 एक प्राइम नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 8 भी एक कंपोजिट नंबर है। यानी कि सर मुझे पता लग रहा है कि 16 का 2 एक प्राइम फैक्टर है और 4 और 8 उसके कंपोजिट फैक्टर्स हैं। यानी कि सर 16 का 2 एक प्राइम फैक्टर है और 4 और 8 उसके कंपोजिट फैक्टर्स हैं। अब ये दो एग्जाम्पल को देख के कुछ चीजों को मैं जनरलाइज करके यहां पे लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना। अब मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, उस बात पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, और वो कैसा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 1 से बड़ा हो, तो क्या कंडीशन मैंने दी, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाकर ले लो, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो, अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो सबसे पहले दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, क्या क्या हो सकता है सर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कहानी बहुत आगे तक जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है। तो सर अगर दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 1 से बड़ा हो, तो उसको मैं कुछ नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं, उसको मैं कुछ नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं, और वो कुछ नंबर्स और कुछ नहीं उसी ओरिजिनल नंबर के फैक्टर्स होते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, उसको मैं उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं, उसको मैं उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं। पहली चीज तो मुझे यह पता लगी। अब दूसरी चीज देखो, यहां ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हो जो कि 1 से बड़ा है, और उसके लिए यह वाली बात बोल रहे हो कि मेरा दुनिया का अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा होगा, तो उसको मैं उसके फैक्टर के प्रोडक्ट्स के टर्म में लिख सकता हूं, तो उस कंडीशन में एक और चीज मुझे ऑब्जर्व होगी सर, क्या, कि अगर मेरा नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसके जो भी फैक्टर निकल के आएंगे, उसके जो भी फैक्टर निकल के आएंगे वो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। मुझे पता है सर कि अगर मेरा नंबर यहां पे पॉजिटिव है, तो इसके जो मैं फैक्टर लिखूंगा वो फैक्टर भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। यानी कि सर ये फैक्टर्स भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। ये चीज पे क्लियर है ना, इतना समझ में आया। और देखो, इसके फैक्टर में 1 भी आ सकता था, इसके फैक्टर में 1 भी आ सकता था। इसी वजह से मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि इसके फैक्टर्स 1 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मैंने सिंपली क्या कहा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो 1 भी हो सकते हैं। क्यों, आप चाहो तो इसी 18 को 18 इंटू 1 भी तो लिख सकते थे। अब देखो आपने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा है, इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा। तो अभी हमने जस्ट सीखा है सर, वो 2 नंबर्स इसके फैक्टर होंगे, और वो दोनों फैक्टर्स हमेशा सर पॉजिटिव इंटीजर होंगे। देखो 18 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यानी कि यहां से सर जो स्टेटमेंट समझ में आती है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, उसको हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, और उसके फैक्टर्स भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। ये क्लियर हुआ। अब थोड़े कॉम्बिनेशन को यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, तो अब ध्यान से सुनो सर। अगर 18 को 2 इंटू 9 बोल रहा हूं, तो एक फैक्टर प्राइम फैक्टर है, एक फैक्टर कंपोजिट फैक्टर है, तो 18 क्या बन गया, प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर का कॉम्बिनेशन। सर अगर 18 को 3 गुने 6 लिखते हैं, तो फिर से 3 एक प्राइम फैक्टर है, 6 एक कंपोजिट फैक्टर है, तो अगेन 18 क्या बन गया, प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर का कॉम्बिनेशन। अगर मैं 18 को 18 इंटू 1 लिख रहा हूं, तो क्या दिख रहा है सर, 18 क्या बन गया, तो 18 आपका कंपोजिट फैक्टर और 1 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। आगे सर अगर मैं 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 बोल रहा हूं सर, इस कंडीशन में तीनों के तीनों क्या हो गए सर, प्राइम फैक्टर है, तो 18 क्या बन गया, प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। इतना समझ में आया। यही कहानी 16 पे लागू करो। क्या दिख रहा है सर, 16 को मैं अगर 8 इंटू 2 बोलूंगा, तो इसमें से एक प्राइम फैक्टर एक कंपोजिट फैक्टर, यानी कि 16 मेरा क्या बन गया, प्राइम फैक्टर कंपोजिट फैक्टर का कॉम्बिनेशन।
अगर इसी 16 को 4 गुने 4 लिख रहा हूं तो दोनों कंपोजिट फैक्टर हैं सर, तो क्या दिख रहा है, यही 16 बन गया कंपोजिट फैक्टर का कॉम्बिनेशन। इसी 16 को मैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 भी लिख सकता हूं, तो यही 16 क्या बन गया, आपके प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। तो यहां से मैं एक जनरलाइज लाइन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सर, वो जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते हो ना, वो फैक्टर्स हमेशा या तो प्राइम फैक्टर्स होंगे, या तो कंपोजिट फैक्टर्स होंगे, या तो 1 होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये जो भी फैक्टर्स की आप बात करोगे सर, उस कंडीशन में आपके फैक्टर्स या तो प्राइम फैक्टर्स होंगे, या कंपोजिट फैक्टर्स होंगे, या तो 1 होगा। यानी कि यहां सब एक और बात बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सर, कि मैं अपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, उसको मैं क्या कर सकता हूं, तो उसको सर हम कुछ प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स या 1 या इनके कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। और वो कॉम्बिनेशन किसकी होती है, प्रोडक्ट की। यानी कि अगर मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 1 से बड़ा हो, तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स या इनके कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लाइन समझ में आई। यानी दुनिया का अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स या 1 या इनके कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। यह समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो गया। अब देखो, इन दोनों ही केस में मुझे एक कॉम्बिनेशन मिली, जिस कॉम्बिनेशन में मुझे यह ऑब्जर्व हो रहा है कि जब मैं इसको उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो सारे के सारे फैक्टर क्या है, मेरे प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर। अगेन सर, जब मैं यही वाली चीज 16 के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो फिर से मुझे क्या दिख रहा है कि सर जब मैं इस 16 को उसके फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं आपके, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके प्राइम फैक्टर्स है। क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके प्राइम फैक्टर्स है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता लगी। क्या पता लगा सर, तो यहां से वो चीज मुझे पता लगी सर, यानी कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा होगा, तो उसको हम स्पेशली चाहे तो उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही एक्सप्रेस करने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। कहानी खत्म। क्या कहा मैंने कहा दुनिया का अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 1 से बड़ा हो, तो उसको हम स्पेशली अगर चाहे तो उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही क्या कहलाता है, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। दैट्स इट। यानी एक नंबर का उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। यानी कि जब मैं 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस नंबर को क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। यानी यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया। और अगेन यही कहानी किसके लिए हुई, यहां पे 18 के लिए हुई। ये क्लियर हुआ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का फंडा क्लियर हुआ। यानी अगर आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, तो यही उसका क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो ये तो सर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ गए बहुत अच्छे से। तो बोर्ड पे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लो। अब यहां पे जो दूसरी बात करेंगे उस पे बात करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं कि वो दूसरी चीज क्या है सर। तो दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए उसको कैसे उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। क्या कहा मैंने आपको, अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए कैसे हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। मान लो आपके सामने मैंने सबसे पहला नंबर उठाया 105। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना। तो आपको इस नंबर को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। यानी कि आपको इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे आपने नंबर देखा, अब देखो आपको क्या करना है, आपको अपने प्राइम नंबर की स्टार्टिंग सीक्वेंस याद करनी है कि प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है। तो मुझे पता है सर मेरा प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, इस तरीके से सर ये सीरीज चलती जाती है। तो देखो अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको जब उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, तो देखो तुमको क्या करना है, तुमको अपनी
प्राइम फैक्टर की स्टार्टिंग सीरीज का सबसे पहला प्राइम नंबर उठाना है और यह चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर इस ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा। बात समझ में आई? तुमको अपना सबसे पहला प्राइम नंबर उठाना है और यह चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर इस ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा। अब देखो तुरंत क्या स्टार्ट हो गई, डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट। तो क्या दिख रहा है सर, सबसे पहला प्राइम नंबर है मेरा 2। क्या 2 105 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? आपका जवाब होगा सर नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने आपको 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में बहुत अच्छे से सिखाया था सर। क्या सिखाया था कि सर अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा यानी कि जरूर वो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर होने के लिए नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। क्या आपको यूनिट प्लेस में इसमें से कोई भी नंबर दिख रहा है? नहीं सर, यूनिट प्लेस पे तो मुझे 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? 5 दिख रहा है, यानी कि सर ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया। तो 2 को हमने दिमाग में क्रॉस कर दिया। अब हम गए अगले प्राइम नंबर पे। तो सीरीज का अगला प्राइम नंबर है मेरा 3। तो क्या करेंगे सर, 3 को उठाएंगे और अब फिर से वही कहानी चेक करेंगे कि क्या मेरा 3 इस ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो देखो अब आपका जवाब क्या होगा। सो सर मुझे 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा सर? मैंने सीखा था 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि अगर आपके नंबर के डिजिट्स का सम एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 से डिविजिबल हो तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो यहां पे अगर मैं अपने नंबर्स के डिजिट का सम करूं तो 1 + 0 + 5 कितना आ गया सर? 5 + 1 6 + 0 6 और 6 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि सर मेरा ओरिजिनल नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब जैसे ही मैंने देखा कि हां मुझे अपने सीरीज का पहला प्राइम नंबर मिला जिसने मेरे ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो तुरंत क्या करेंगे? 3 से 105 कट रहा है। अब सवाल है कितने बार में कट रहा है सर? तो दिमाग में ही करेंगे। कैसे करेंगे सर? 3 3 9, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 3 5 15। यानी कि हम अपना पहला प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लिए जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो कितनी बार में डिवाइड हुआ? तो सर 35 बार में डिवाइड हुआ, यानी 335 टाइम्स 105। तो हमने क्या चेक किया कि 3 35 टाइम्स में इसको डिवाइड करा है। अब जो कहानी पूरी की पूरी 105 के लिए हुई थी वो पूरी की पूरी कहानी फिर से दोहराई जाएगी। किसके लिए? 35 के लिए। यानी कि अब मेरा नया नंबर 35 बन गया है। अब यही पूरी कहानी मुझे 35 के लिए दोहरानी है। क्या करेंगे सर? फिर से ऐसे किया, फिर से वही कहानी सर। फिर से अपने प्राइम नंबर के सीरीज को उठाया। सबसे पहला प्राइम नंबर 2। क्या 2 35 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? आपका तुरंत जवाब होगा सर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 35 एक ऑड नंबर है और 2 से अगर कोई चीज कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो वो हमेशा इवन होनी चाहिए। तो सर 2 से तो काम नहीं होगा। अगला कौन सा आया सर? 3 आया अगला। अब 3 पे चेक करना चाहेंगे। तो सर 3 का भी मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सम ऑफ द डिजिट्स कितना आना चाहिए? एक ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो यहां पे डिजिट का सम किया तो 3 + 5 कितना हो रहा है? 8। क्या 8 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आपका जवाब है सर नहीं है। तो चूंकि 8 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 35 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 3 से भी काम नहीं हुआ सर। अब मेरे सीरीज में अगला प्राइम नंबर कौन सा आया सर? अगला प्राइम नंबर मुझे तुरंत दिखा 5। अब तुरंत मेरे दिमाग में आया क्या 35 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है? फिर से मैंने अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद किया। हां सर कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहे तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। और यहां मुझे 35 पे यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है, यानी क्लियरली ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और मुझे पता भी है सर 5 7 35 होता है। ये क्लियर हो गया। अब जैसे ही 7 आ गया तो पूरी कहानी फिर से 7 के लिए दोहराएंगे। अब देखो 7 क्या है? 7 जैसे ही आया तो अब मैं 7 सोच रहा हूं कि 7 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है सर 7 को 2 नहीं कर सकता, 7 को 3 नहीं कर सकता, 7 को 5 नहीं कर सकता, 7 को 7 ही करेगा। यानी कि सर 7 को कौन डिवाइड करेगा? 7 ही करेगा। कितनी बार में? 1 टाइम में। यानी कि सर ये जो हम कहानी कर रहे थे ना, ये कहानी कब तक चलती रहेगी? तब तक चलती रहेगी जब तक यहां पे 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ जाएगा हम अपनी कहानी वहीं पे रोक देते हैं। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है। अब ये हमने अपने नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे? अपने नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे इसकी मदद से। कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर? बहुत सिंपल है। मैंने लिखा इसके बाद 105 इज इक्वल टू क्या दिखा सर?
105 इज इक्वल टू, आपको चुपचाप क्या करना है, ये साइड वाले जितने के जितने नंबर आए हैं, ये साइड वाले जितने के जितने नंबर आए हैं ना, यानी 1 से पहले तक इधर लेफ्ट साइड में जितने के जितने नंबर आए हैं सबको आपस में लाइन से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, आराम से 3 गुने 5 गुने 7 कर दिया, कहानी खत्म कर दी। अब देखो आप 3 गुने 5 गुने 7 करके देखो, आपको 105 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, अपने नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाया। क्यों? क्योंकि सर 3, 5 और 7 तीनों के तीनों क्या है, मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं 105 के, तीनों के तीनों फैक्टर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी, इसी वजह से तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर्स है। तो मैंने क्या किया, अपने ओरिजिनल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। जितनी बात जो बोले इंपॉर्टेंट लगी अपने साइड वाली दूसरी कॉपी में नोट डाउन करो, और मेन प्रोसीजर मेन कॉपी में नोट डाउन करना, सब कुछ आपके सामने है। चीजें क्लियर हैं? एक बार रिकॉल करवा देता हूं क्या किया मैंने। सर कभी भी जैसे ही मैंने ये समझ लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद सर हमारा काम होता है किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हुए कैसे उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में चेंज करें या एक्सप्रेस करें। तो क्या कर सकते हैं सर, सिंपल मेथड है, नंबर उठाओ, इस तरीके से ब्रैकेटिंग करते हैं, उसके बाद अपने प्राइम नंबर्स की सीरीज दिमाग में रखते हैं कि किस तरीके से सीरीज चलती है। सबसे पहला प्राइम नंबर दिमाग में आता है 2, तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक किया, हो जाती तो वेल एंड फाइन, नहीं हुई अगले पे गए। अगला प्राइम नंबर आता है 3, 3 के लिए चेक किया, 3 के लिए डिविजिबिलिटी सही साबित हो गई, तो देख लिया कि 3 कितना टाइम्स में 105 दे रहा है। उसके बाद यही पूरी कहानी फिर से 35 के लिए करेंगे, फिर से वही कहानी स्टार्ट कि 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए किया, तो क्या पाया, ना 2 से हुआ काम ना 3 से। अगला प्राइम नंबर सीक्वेंस का है 5, तो 5 से कहानी चली। ऐसे चलते चलते कहानी तब तक चलाएंगे जब तक यहां पे 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ जाएगा रुक जाएंगे, और उसके बाद ये जो लेफ्ट वाली पूरी की पूरी चीज होती है उसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो अपने आप वो उस फॉर्म में सेट हो जाती है, यानी कि मेरा नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, जैसे कि यहां मुझे दिख रहा है। क्या किया मैंने, डायरेक्टली यहां से लिखा कि 105 बराबर 3 गुने 5 गुने 7, यानी इधर वाले जितने नंबर थे लाइन से लिख दिए। क्लियर हुआ? यहां पे किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि अभी इस लेक्चर में टाइम नहीं है, कुछ और एग्जांपल के साथ आपका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसके बाद तुरंत फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करेंगे। अब आपको बिल्कुल इजी वे में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आई होप जितनी चीजें बताई आपको अच्छे से क्लियर हुई और कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी किसी को कभी भी लगता था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक से समझ में नहीं आता ना, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। क्लियर है? तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।